हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम है समता शुक्ला और क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति का आणविक आधार, है ना। तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, आप सभी को पता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, आपको आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, दोनों में अंतर पढ़ना है, किस तरह से डीएनए के स्ट्रैंड्स की पैकेजिंग होती है उसको पढ़ना है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन इत्यादि के बारे में पढ़ना है। तो हम चलेंगे बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, कल तक के सेशन में हमने ये बात करी कि जो ये डीएनए का स्ट्रैंड होता है ना, डबल हेलिकल मॉडल की हम बात कर रहे थे, डबल हेलिक्स मॉडल की बात कर रहे थे हम, कि वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था ये डबल हेलिक्स मॉडल। इस डबल हेलिक्स मॉडल में क्या बताया गया था कि आपका जो दो स्ट्रैंड होता है उसके बीच की दूरी जो है नीचे से लेके ऊपर तक एक समान रहती है और उनकी पोलैरिटी एंटी पोलैरिटी होते हैं। 3 एंड और 5th एंड पे जब फ्री कार्बन होता है, उसके अलावा एक पिच के बीच में एक घुमाव है, एक घुमाव के बीच में 10 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। क्या पता चला था कल कि एक घुमाव के बीच में यानी हर टर्न में 10 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं, है ना। तो अब डीएनए का स्ट्रक्चर आपने जान लिया है अभी तक। तो अब आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना है बच्चों, अब आपको पढ़ना है कि डीएनए की पैकेजिंग कैसी होती है ना। क्योंकि अब सभी को पता चल गया अभी तक कि जो डीएनए है, डीएनए बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत लंबा होता है और न्यूक्लियस का साइज उतना बड़ा नहीं होता है। तो किस मैनर में ये डीएनए पैक होता है, किस मैनर में ये डीएनए सेट होता है ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर जो है फिट हो सके, ठीक है। तो डीएनए इज पैकेज्ड वेरी स्ट्रेटेजिकली टू फिट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, वहां पर डीएनए की पैकेजिंग कैसी होती है। इन प्रोकैरियोट्स, ये एक आपको बैक्टीरियल सेल दिखाई पड़ रही है स्क्रीन पर। तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है किसमें, लूप्स में, है ना, जो प्रोटीन्स के द्वारा हेल्ड किए जाते हैं। द रीजन वेयर डीएनए इज प्रेजेंट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, डीएनए जो है वो लूप्स में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, है ना, और प्रोटीन्स के द्वारा ही वो हेल्ड होते हैं। और उस जगह को जहां पर ये डीएनए प्रेजेंट होता है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए, डीएनए की पैकेजिंग को समझने के लिए आपको कुछ चीजें देखनी होंगी। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये क्या है आपका, ये है आपका यूकैरियोट्स का डीएनए। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स आपको पढ़ना है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में आपको ये जानना है कि दो जो कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स होते हैं, पहली चीज तो उनकी दूरी आप सभी को पता चल गया है ना, 0.34 नैनोमीटर से इंटू 10⁻⁹ मानकर यदि ये एक हम टिपिकल मैमेलियन सेल के डबल हेलिक्स डीएनए की लेंथ को नापें, उसकी गणना करें, तो लगभग कितनी होगी, 2.2 मीटर्स लंबी होगी, है ना। तो ये लेंथ जो है वो एक टिपिकल न्यूक्लियस के डायमेंशन से बहुत ज्यादा है। मतलब एक टिपिकल न्यूक्लियस इतना बड़ा नहीं होता है जितना बड़ा ये डीएनए का स्ट्रैंड होता है। तो अब किस प्रकार से इतना लंबा पॉलीमर एक सेल में पैकेज्ड रहता है उसको आपको पढ़ना है। हमने बात करी जैसे प्रोकैरियोट्स की, बैक्टीरियल सेल की बात करी, तो उसमें आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता नहीं है, लेकिन फिर भी डीएनए जो है वो पूरे सेल में नहीं फैला हुआ होता है। उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना होने के बावजूद भी पूरे सेल में ये डीएनए का स्ट्रैंड फैला हुआ नहीं होता है ना। डीएनए जो है वो कैसा है, निगेटिवली चार्ज्ड होता है, उसके बारे में अब भी हम बात करेंगे। डीएनए कैसा है, निगेटिवली चार्ज्ड होता है और उसमें कुछ प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और न्यूक्लियोइड रीजन में ये बंधा रहता है। हम किसकी बात करें यहाँ पे, यदि हम ये वाले अगर स्लाइड की बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये डीएनए का स्ट्रैंड है ना, वो क्या है, वो निगेटिवली चार्ज्ड होता है, ऋणात्मक
आवेश वाला होता है। और उसके बाद वो कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नहीं कि धनात्मक आवेश वाले होते हैं, तो उन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो वहां पे इकट्ठा जुड़े रहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड में आप जैसे हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो इसमें जो डीएनए है वो बड़े से लूप में व्यवस्थित होता है ना, जो किससे जुड़ा हुआ होता है, प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में ये स्ट्रक्चर जो है काफी कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ देखेंगे आप, इन यूकैरियोट्स देयर एग्जिस्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। यानी कि जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स के केस में यहाँ पे कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम हिस्टोन्स कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, जिन्हें हम हिस्टोन्स कहते हैं। तो ये हिस्टोन्स कैसे होते हैं, डीएनए रैप अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर group of 8 histone proteins to form a nucleosome। मतलब एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जिसमें डीएनए रैप अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर, डीएनए रैप अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है हिस्टोन प्रोटीन, तो ये हो गया 1 2 3 4, फिर 5 6 7 और 8, 8 प्रोटीन्स का क्या है, ग्रुप है, जिसे हम हिस्टोन ऑक्टामर क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। और इसी हिस्टोन ऑक्टामर पे क्या है, डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो लिपटा हुआ होता है। इसी हिस्टोन ऑक्टामर पे क्या होता है, डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो लिपटा हुआ होता है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे देखें, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, तो संरचना कैसी दिखाई पड़ती है, एक ऐसी माला जिसके बीच बीच में मोती लगे हुए हैं। कैसी माला के रूप में दिखाई पड़ता है, एक ऐसी माला जिसके बीच बीच में क्या लगे हुए हैं बच्चों, मोती लगे हुए हैं। कुछ ऐसा ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये दिखाई देता है। क्लियर है सभी को। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए मैं ऐसी बात कर रहे हैं हम कि क्या होता है न्यूक्लियोसोम में आपका, जब हम बात करें निगेटिवली चार्ज्ड डीएनए, है ना, क्या होता है, हिस्टोन्स जो हैं यूकैरियोट्स में, या ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स का एक सेट होता है। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स का सेट है, ग्रुप कितना, 8 का, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हिस्टोन्स, उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोन्स कहते हैं। अब किसी प्रोटीन पर एक्वायर्ड चार्ज जो है उसकी चार्ज साइड चेन्स में अमीनो एसिड्स के अबंडेंस पर निर्भर करता है। ठीक है, हिस्टोन्स में जो बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, है ना। हिस्टोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसका नाम है आर्जिनिन, और क्या है, लाइसिन। ये बेसिक अमीनो एसिड्स जो है वो मिलते हैं उसमें। अब दोनों अमीनो एसिड्स की जो साइड चेन होती है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। ठीक है, तब हिस्टोन्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होकर के, आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये आप उसने क्या किया, 8 मॉलिक्यूल्स का एक यूनिट बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल्स का एक यूनिट बनाया। अब इस यूनिट को हम क्या कहेंगे, अब इस यूनिट को हम हिस्टोन ऑक्टामर कहेंगे। क्या कहेंगे, हम इस यूनिट को हिस्टोन ऑक्टामर कहेंगे। अब ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है, निगेटिवली चार्ज्ड डीएनए, आपका ये जो स्ट्रैंड है ये कैसा है, निगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन ऑक्टामर, जो ये हिस्टोन ऑक्टामर है ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए और पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन ऑक्टामर इसके चारों तरफ लिपट करके एक संरचना बनाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। ये संरचना, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम।
है ना। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है, अगर हम बात करें कि एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में डीएनए के डबल हेलिक्स के कितने बेस पेयर्स होते हैं, है ना, तो एक टर्न पे 10 बेस पेयर होते हैं, यानी कि कम से कम 20 टर्न वाला डीएनए एक हिस्टोन ऑक्टेमर पे लिपटा हुआ होता है। तो मतलब लगभग 200 बेस पेयर्स उसमें मौजूद होते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? इसको आप, ये पॉइंट्स को आप सभी बच्चे नोट करते चलेंगे। अब जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियस में क्रोमैटिन नामक स्ट्रक्चर की रिपीटिंग यूनिट को बनाता है ना, जो न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्टेन्ड या कलर्ड बॉडीड की तरह दिखता है ना। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें, है ना, अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर ये जो क्रोमैटिन है उसमें न्यूक्लियोसोम, ये जो न्यूक्लियोसोम है बच्चों, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये कैसा दिखाई पड़ता है, तो ये लगता है जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग है, जैसे किसी धागे में बहुत सारे समान दूरी पर मोती पिरोए गए हैं, कुछ ऐसी संरचना उसमें दिखाई पड़ती है ना। तो आपको क्या समझ में आया अभी तक? स्ट्रक्चर समझ में आया। हिस्टोन प्रोटीन्स का एक ग्रुप होता है जिसमें 8 मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, जिसे हम हिस्टोन ऑक्टेमर कहते हैं। वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, उसके साथ लिपटा हुआ डीएनए का स्ट्रैंड होता है, हेलिक्स होता है जो निगेटिवली चार्ज्ड होता है, और उसके बाद क्या होता है, दोनों के निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कारण, वो अट्रैक्शन के कारण लिपटे हुए रहते हैं। एक इस हिस्टोन ऑक्टेमर के साथ लिपटे हुए डीएनए हेलिक्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर कुछ ऐसी संरचना दिखाई पड़ती है जब एक धागे पर समान दूरी पर मोती लगे हुए हों, है ना। तो ये पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्रोमैटिन में जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग संरचना है वो पैकेज्ड होकर के क्या करती है, क्रोमैटिन फाइबर्स का निर्माण करती है ना, जो सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज पे फिर से कंडेंस होते हैं और उसके बाद क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। तो डीएनए क्या है? डीएनए रैप अराउंड द हिस्टोन ऑक्टेमर, ग्रुप ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। Each nucleosome contains 200 base pairs of DNA helix. Nucleosomes in chromatin are seen as beads on string under electron microscope. है ना। अब अलग अलग तरीके की डीएनए पैकेजिंग के आधार पर, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग की अलग अलग स्थिति के आधार पर, देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? वो धागा है जिसपे न्यूक्लियोसोम्स लगे हुए आपको बीड्स की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो 2 तरीके के आपका क्रोमैटिन होते हैं। ये जो क्रोमैटिन है ये 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं उनको आप तो जब हम हायर लेवल की बात करते हैं तो हायर लेवल पे क्रोमैटिन के पैकेजिंग के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत होती है ना, जिसे हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कहा जाता है जिसको। तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स का मतलब है एनएचसी प्रोटीन्स कहा जाता है। तो अगर हम बात करें टिपिकल न्यूक्लियस में, जहां कुछ जगहों पर क्रोमैटिन लूजली पैक्ड होते हैं या हल्के स्ट्रेन्स वाले होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूक्रोमैटिन कहते हैं। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग, यानी डीएनए पैकेजिंग के अलग अलग प्रकार के आधार पर जो आपका क्रोमैटिन होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बच्चों यूक्रोमैटिन, एक क्या होता है? यूक्रोमैटिन। तो यूक्रोमैटिन क्या है? लेस कंडेंस्ड स्ट्रक्चर विद लूजर डीएनए पैकेजिंग। कैसा है? लेस कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, यानी थोड़ा सा बिखरा हुआ स्ट्रक्चर है, विद लूजर डीएनए पैकेजिंग, यानी कि वहां पे डीएनए बहुत टाइटली पैक्ड नहीं है। जब इसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो लाइटली स्टेन्ड होता है, मतलब ये स्टेन को कंप्लीट एब्जॉर्ब नहीं करता है, थोड़ा सा कम लाइटली स्टेन्ड होता है। कंटेन्स लेस डीएनए, इसमें डीएनए भी, यूक्रोमैटिन में डीएनए भी
कम होता है। ट्रांसक्रिप्शनली ये एक्टिव होता है और फाउंड इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, दोनों प्रकार के सेल्स में ये पाया जाता है। क्या? यूक्रोमैटिन। तो इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे इस इंफॉर्मेशन को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब दूसरे प्रकार का क्रोमैटिन आपको लिखना है। हम डीएनए की पैकेजिंग के आधार पे बात कर रहे थे बच्चों, तो हमने यूक्रोमैटिन के बारे में लिख लिया। अब दूसरे प्रकार का आपको क्रोमैटिन लिखना है, हेट्रोक्रोमैटिन। दूसरे प्रकार का क्रोमैटिन क्या होता है? हेट्रोक्रोमैटिन। अब ये हेट्रोक्रोमैटिन क्या है ना, पहले आपने यूक्रोमैटिन के बारे में लिख दिया, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी लिखे। अब आपको हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में लिखना है। तो हेट्रोक्रोमैटिन क्या है? ये उसका उलट होता है। जैसे यूक्रोमैटिन होता है वो लाइटली कंडेंस्ड होता है ना, और ये क्या है? हाईली कंडेंस्ड है। स्ट्रक्चर विद टाइटर डीएनए पैकेजिंग, यानी यहाँ पे जो डीएनए की पैकेजिंग है वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अब टाइटली पैक्ड होने के कारण क्या होता है? डार्क स्टेन्ड व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। अब जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है जहां पर हेट्रोक्रोमैटिन प्रेजेंट है, तो वो कैसे होते हैं? स्टेन को बहुत तगड़े से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो डार्क स्टेन उनका हो जाता है। अब जब क्योंकि टाइटली डीएनए की पैकेजिंग है इसमें, तो इसमें बहुत सारा डीएनए भी प्रेजेंट होता है, कंटेन्स मोर डीएनए, है ना। दूसरा क्या है? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, है ना। यूक्रोमैटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और जो आपका हेट्रोक्रोमैटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है? इनएक्टिव होता है। एज दोज रीजन्स ऑफ द जीन्स which need to interact with proteins for transcription in inaccessible। कहाँ पे पाया जाता है? हेट्रोक्रोमैटिन केवल और केवल यूकैरियोट्स की अंदर पाया जाता है। हेट्रोक्रोमैटिन कहाँ पाया जाता है? केवल और केवल यूकैरियोट्स के अंदर ये पाया जाता है, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाया जाता है। तो क्लियर हो गया है सभी बच्चों को यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में। तो हेट्रोक्रोमैटिन का भी सभी बच्चे नोट कर लेंगे। हेट्रोक्रोमैटिन में सभी बच्चों को जो नोट करना है वो क्या है? आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने यूक्रोमैटिन लिखा, तो एक साइड में आप यूक्रोमैटिन लिख लो और एक साइड में आप सभी हेट्रोक्रोमैटिन लिख लो, और उसके बाद कंपैरिजन करते हुए आप दोनों के पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। तो जैसे आपने हेट्रोक्रोमैटिन में लिखा कि हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर विद टाइटर डीएनए पैकेजिंग, तो आप यूक्रोमैटिन में क्या लिखेंगे कि लेस कंडेंस्ड स्ट्रक्चर विद लूज डीएनए पैकेजिंग, है ना। उलट लिखना आपको, डार्क स्टेन्ड व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, या लिखेंगे लाइट स्टेन्ड व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, कंटेन्स लेस डीएनए। यूक्रोमैटिन में लिखेंगे कंटेन्स मोर डीएनए, लिखेंगे आप हेट्रोक्रोमैटिन में, है ना। तो इस तरीके से फाउंड इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स आल्सो, ये लिखेंगे आप हेट्रोक्रोमैटिन में, यूक्रोमैटिन में, और हेट्रोक्रोमैटिन में केवल यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ये लिखेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि दो प्रकार के यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के रूप में ये मौजूद होते हैं। स्क्रीन में देख रहे हैं आपको एक टिपिकल न्यूक्लियस दिखाया जा रहा है, ये कैसा माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई पड़ता होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे बाहर की तरफ क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद होता है। सबसे बाहर क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि कोशिक केंद्रक झिल्ली मौजूद होती है। ठीक है, अब ये जो केंद्रक झिल्ली है ये दो मेम्ब्रेन्स से बनती है। इसकी झिल्ली जो है वो दो मेम्ब्रेन से बनती है। एक तो होता है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन। पहला होता है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे, मतलब हम हाई पावर के माइक्रोस्कोप नीचे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी दिखाई पड़ता है, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं, है ना। ये आपको कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। इसमें भरा हुआ जो फ्लूइड है वो प्लाज्मा लाइक फ्लूइड जो है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा क्रोमैटिन दो प्रकार के होते हैं। हेट्रोक्रोमैटिन वो है जो हाईली कंडेंस्ड हैं, और यूक्रोमैटिन वो है जो थोड़ा सा लूजली पैक्ड है।
उसके अलावा न्यूक्लियस के बाहर की साइड में आपको राइबोसोम्स दिखाई पड़ते हैं और न्यूक्लियर पोर भी मौजूद होता है। ये डायग्राम सभी बच्चे बना सकें अपनी कॉपी में तो बहुत अच्छा रहेगा। ये डायग्राम सभी बच्चे अपनी कॉपी में बना लेंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ लिया बच्चों? यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में पढ़ लिया और उसका डायग्राम मैंने आपको बताया ये वाला, कि इसको भी आप सभी बना लो ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे क्या चीज मौजूद है ना। आई थिंक आप सभी ने बना लिया होगा। अब हम बात करेंगे सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। जब हम मेंडल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, इसके जस्ट पहले वाला, तो हमने इन चारों वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा था। हमने ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जाना था, हमने थॉमस मॉर्गन के बारे में जाना था, हमने बोवेरियर और सूटोन के बारे में भी जाना था। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल थी, जेनेटिक मटेरियल का खोज, सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, ये आपका हेडिंग है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? आपका मिशर के द्वारा जो न्यूक्लिन की खोज है, और मेंडल ने क्या प्रस्ताव लगाया था? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। आया तो एक ही टाइम पे था, मिशर का न्यूक्लिन की खोज और मेंडल का प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस आया एक ही टाइम पे था। लेकिन क्या हुआ कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। ये खोजने और सिद्ध करने में बहुत लंबा टाइम लगा। कितना टाइम लगा? जब 1926 तक डीएनए की इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म जो है मॉलिक्यूलर लेवल पर पहुंच चुकी थी। ठीक है। अब ग्रेगर मेंडल, वाल्टन सूटोन, थॉमस हंट मॉर्गन और बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या करा? पुरानी खोजों के आधार पर ये तय किया कि क्रोमोसोम जो है वो अधिकतर सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। मतलब एक पॉइंट क्लियर हुआ कि क्रोमोसोम जो है वो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि कौन सा मॉलिक्यूल वास्तव में जेनेटिक मटेरियल है ना। तो उसका क्या हुआ? बहुत सारे प्रयोग हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए। The study of genetics started with Gregor Mendel, who introduced factors for inheritance, यानी वंशागति के लिए कारकों के बारे में किसने बताया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया। बोवेरी-सूटोन थ्योरी later gave the chromosomal theory of inheritance, और उसके बाद में बोवेरी और सूटन ने जो थ्योरी दी उसमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस उसको कहते हैं। मतलब वंशागति के गुणसूत्रीय आधार पर जो थ्योरी दी उन्होंने दी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस वाज अंडरस्टूड एट द लेवल ऑफ क्रोमोसोम्स। फर्दर व्हेन मॉर्गर केम अप with the concept of linkage and recombination at chromosomal level, है ना। ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन आप सभी बच्चे पिछले सेशन मतलब पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। It was taken a step forward in 1926 when experiments were being performed to understand inheritance at a molecular level। यानी कि 1926 में क्या हुआ? 1926 में ग्रेगर जो मेंडल थे, जेनेटिक इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म की खोज को ये मॉलिक्यूलर लेवल पे लेके जाया जा चुका था। तो अब हमें क्या बात करनी है? पहले इन तीन वैज्ञानिकों के नाम लिखने हैं, जिसमें आप लिखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, आप लिखेंगे थॉमस मॉर्गन और आप लिखेंगे बोवेरी और सूटोन। अब इन तीनों नामों को आपको याद करना है अच्छी तरह से। अब इसमें आया बच्चों एक ऐसा मोड़ जहां पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, है ना, हम प्रयोग का नाम क्या लिख रहे हैं? उन्हीं के सरनेम पर ये प्रयोग है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इसमें क्या हुआ कि 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, ये कौन सा बैक्टीरिया है? वो बैक्टीरिया जो सचमुच में निमोनिया कॉज करता है। इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ट्रांसफॉर्मेशन की इन्होंने अच्छे ढंग से व्याख्या
की, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम इनके नाम पर रखा गया और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसमें क्या हुआ, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंटेड विद स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया कॉजेज न्यूमोनिया। ये जो बैक्टीरिया है जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई जिसे कहते हैं, दिस बैक्टीरिया कॉजेज न्यूमोनिया। तो ये क्या करती है, न्यूमोनिया कॉज करती है। Two strands of this bacteria were used, R strain and S strain। अब किसी भी, आप सभी को पता है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना होता है तो हम जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुनाव किया था R स्ट्रेन और S स्ट्रेन को देखने के लिए। S स्ट्रेन कैसा था, स्मूथ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट, रेजिस्टेंट टू इम्यून सिस्टम और वायरुलेंट। और R स्ट्रेन कैसा था, लैक्स द कोट, यानी उसकी सीड कवरिंग नहीं थी, है ना। आर स्ट्रेन में क्या है, लैक्स द कोट, डिस्ट्रॉयड बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट और नॉन वायरुलेंट। ठीक है, आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई जो था उसका फिजिकल फॉर्म में चेंज हुआ। जब चेंज हुआ, है ना, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया को जब हम कल्चर प्लेट पे ग्रो करते हैं तो कुछ ने कैसा करा, दो तरीके की स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए। कुछ ने क्या किया कि स्मूथ शाइनी कॉलोनीज बनाई। क्या बनाई, स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, जिसे हम क्या कहते हैं, एस स्ट्रेन कहेंगे। और कुछ ने क्या बनाई, कुछ ने बनाई रफ कॉलोनीज, जिसे हम आर स्ट्रेन कहेंगे। एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन किसे किसे कहेंगे ये जानेंगे। जब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई की कॉलोनीज डेवलप हुई तो एक कॉलोनी ऐसी थी जो कैसी थी, जो स्मूथ थी और शाइनी थी, तो उसे हमने एस स्ट्रेन बोला। जो रफ कॉलोनीज थी उसे हमने आर स्ट्रेन बोला। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में जो म्यूकस की कोटिंग होती है पॉलीसेकेराइड की, वो आर स्ट्रेन में नहीं पाई जाती है ना। तो एस स्ट्रेन वायरुलेंट का मतलब ये इन्फेक्शन कर देता है। वायरुलेंट जो इन्फेक्टेड माइस है वो न्यूमोनिया के इन्फेक्शन से मर जाते हैं, लेकिन अगर आर स्ट्रेन से इन्फेक्टेड है माइस तो न्यूमोनिया उसको नहीं होता है ना। तो एस स्ट्रेन लिखेंगे इंजेक्टेड इनटू माइस तो माइस डाई, और अगर आर स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस तो माइस लिव, है ना। इसको हम समझेंगे पहले, इसको सभी बच्चे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से भी एग्जाम में पूछा जाता है, अदरवाइज द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। आपके एग्जाम में ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो यदि आपको नाम नहीं याद होगा तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। वैसे तो आपको अच्छी तरह से समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। अब देखिए, ये क्या है, स्मूथ शाइनी स्ट्रेन, और ये क्या है, रफ स्ट्रेन। ठीक है, ये आपको इस तरीके से शो किया गया है। अब इस एक्सपेरिमेंट को देखिए ध्यान से। द एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड इन मल्टीपल स्टेप्स। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये अलग अलग बहुत सारे चरणों में परफॉर्म किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हैं हम, ये जो वायरुलेंट का मतलब है इन्फेक्शन कॉज करने वाला, है ना। तो जो स्मूथ शाइनी कॉलोनीज थी, तो ये वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में बच्चों हम अगले सेशन में अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में जाना और अपने डीएनए के पैकेजिंग के बारे में जाना कि किस तरह से हिस्टोन ऑक्टेमर जो है कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और डीएनए का जो हेलिक्स होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और ऑक्टेमर के आसपास चारों तरफ से लपेटे हुए रहता है, और इस तरह से डीएनए की पैकेजिंग होती है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे, जिसमें चूहे पर उन्होंने प्रयोग किया था आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन का। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।